निकल जाओ तुम लोग अभी के अभी मेरे घर से। भगवान ये दिन दिखाने से पहले काश मुझे उठा लेते। इतने सालों से जो परिवार एक साथ रहा, मैं नहीं जानता था वो इस तरह टूटेगा। क्या यही दिन देखने के लिए तुम लोगों को इतना बड़ा किया था? आज तुम लोगों को इस तरह झगड़ते देख मेरा खून खौल रहा है। चीख कर गुस्से में बोले मगनलाल जी। बड़ी बहू राधा, जिसने अभी छोटी बहू आभा को झन्नाटेदार चाटा मारा था, वो ससुर जी के ये शब्द सुनकर अंदर तक हिल गई। और बड़ा बेटा सोमेन, जो छोटे बेटे राज का गिरेबान पकड़कर खड़ा था, उसने राज के गिरेबान पर से अपने हाथ हटा लिए। बड़ी बहू राधा कुछ कहना चाहती थी, मगर मगनलाल जी किसी की बात सुने बिना वहां से चले गए और आकर एकांत में अपनी बालकनी में बैठ गए और सोचने लगे कितने प्यार और अरमानों से बनाया था उन्होंने ये घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा था, चंदा निवास। मगर आज अपने बेटे बहुओं को इस तरह लड़ते झगड़ते देख उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्हें लगा जैसे उनकी बरसों की मेहनत पानी में मिल गई हो। जिस संयुक्त परिवार का सपना उन्होंने देखा था, आज उन्हें वो सपना अपनी आंखों के सामने ही चकनाचूर होता दिखाई दे रहा था। इस घर में मगनलाल जी, उनकी पत्नी चंदा, बड़ा बेटा सोमेन, उसकी पत्नी राधा, उनकी बेटी रिया और छोटा बेटा राज, उसकी पत्नी आभा और उनका बेटा आरव रहते थे। चंदा जी जब मंदिर से घर आई तो मगनलाल जी ने उन्हें सारी बात बताई। चंदा जी भी ये सब सुनकर दुखी हो गई और एक जगह बैठ गई। थोड़ी देर बाद राधा ने डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा दिया था, मगर किसी का भी खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए कोई खाना खाने नहीं आया। राधा अपने सास ससुर से माफी मांगने उनके कमरे में पहुंची, मगर मगनलाल जी और चंदा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। राधा अपनी देवरानी आभा के कमरे में पहुंची तो आभा ने भी उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। राधा उदास होकर अपने कमरे में आ गई। उसका पति सोमेन बोला, तुम क्यों बार बार सभी के सामने झुकने जाती हो? नहीं सुनी ना तुम्हारी बात किसी ने? मैं तो कहता हूँ हम दोनों को इस घर से अलग ही हो जाना चाहिए। वैसे भी माँ पापा बहुत फर्क करते हैं हम दोनों भाइयों में। राधा बोली, आप दोनों भाइयों में ही नहीं, हम दोनों बहुओं में भी इस घर में बहुत फर्क समझा जाता है। मैं भी तो कब से अलग होने की ही राह देख रही हूँ। उसी रात राधा को उसके भाई का फोन आ जाता है और वो कहता है कि माँ की तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहती है। दूसरे दिन राधा के भाई को घर आया देख मगनलाल जी और चंदा जी हैरान रह जाते हैं। राधा का भाई बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो राधा को ले जाना चाहता है। राधा एक खत लिखती है और मगनलाल जी की डायरी में वो खत रख देती है। वो जानती थी कि मगनलाल जी रोज डायरी लिखते हैं, इसीलिए उसका खत शायद वो पढ़ लेंगे और फिर अपने भाई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। राधा के मायके जाने के बाद घर के कामों की जिम्मेदारी चंदा जी पर आ जाती है, क्योंकि आभा के मूड पर सब आधारित होता था। उसका मूड अच्छा होता तो वो काम करती, वरना काम पड़ा रहने देती। मगर चंदा जी को घर के काम ऐसे अधूरे रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घर के ज्यादातर काम स्वयं ही कर लेती। मगनलाल जी रात को जैसे ही अपनी डायरी खोलते हैं, उन्हें उनकी बहू राधा द्वारा लिखा खत मिलता है। खत में लिखा होता है, पापा जी, आपने कल मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने आभा को थप्पड़ क्यों मारा था और सोमेन ने अपने छोटे भाई का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ था। बस यही बताने के लिए मैंने ये खत लिखा है। पापा जी, उस दिन मेरी बेटी रिया के हाथ से कांच का ग्लास फूट गया था, जिसे देखकर आभा बोली, लंगड़ी कहीं की, देखकर भी नहीं चल सकती क्या? इतना महंगा ग्लास फोड़ दिया। पीछे से राज भैया बोले, इतना महंगा ग्लास फोड़ दिया, अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? तेरा बाप। इतना कहकर वे दोनों रिया को डांट लगा रहे थे। खत पढ़ते पढ़ते मगनलाल जी को लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने पीछे देखा तो चंदा जी खड़ी थी। वे बोली, क्या पढ़ रहे हैं जी? मगनलाल जी बोले, तुम्हारी बड़ी बहू मायके जाने से पहले ये खत लिखकर छोड़ गई है, बस वही पढ़ रहा हूं। चंदा जी बोली, जी जरा जोर से पढ़िए, मैं भी सुनना चाहती हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि दोनों बेटे बहुओं में बात हाथापाई तक पहुंच गई। मगनलाल जी अब खत जोर से पढ़ने लगे, जिसमें राधा ने लिखा था, अभी 3 महीने पहले ही तो मेरी बेटी रिया और पति सोमेन का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। जैसे तैसे उन दोनों की जान बच पाई है, और ऐसे में अगर मेरी बेटी को लंगड़े होने का ताना मारा जाए तो क्या ये सही है पापा जी? चंदा जी बीच में ही बोली, आज भी वो दिन याद आता है तो रूह कांप उठती है। आप और मैं तो हिम्मत हार चुके थे, वो तो राधा ही थी जो ऐसे समय में भी बिना हिम्मत हारे अपने पति और बेटी के वापस अच्छे होने की उम्मीद लगाकर बैठी थी।
और निरंतर हमें भी हौसला दिए जा रही थी। शायद उसके हौसले और भगवान पर भरोसे का ही असर था कि रिया और सोमेन आज हमारे बीच वापस खड़े हैं। छोटी बहू आभा को रिया को इतना बड़ा ताना मारने से पहले तनिक सोचना चाहिए था, और उसके साथ साथ राज ने भी ऐसा बोला, ये तो हद ही हो गई। मगनलाल जी बीच में ही झल्लाते हुए बोले, मुझे खत आगे भी पढ़ने दोगी या बीच में ही टोकती रहोगी? मगनलाल जी ने खत आगे पढ़ना शुरू किया। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से सोमेन की नौकरी छूट गई, क्योंकि उन्हें घर पर रहकर आराम करने की हिदायत थी, जिससे घर का सारा बोझ राज भैया पर आ गया। बस तब से आभा मुझे रोज रोज ताने मारने लगी, कहने लगी, अगर मेरा पति तुम लोगों के खर्चे ना उठाए तो तुम लोगों का क्या होगा? मुझसे ये ताने रोज रोज नहीं सुने जाते। पापा जी, अब आप ही बताइए, अगर मैं इन बातों को लेकर अलग रहना चाहती हूँ तो क्या ये गलत है? मैं अपने पति और बच्ची के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मेरे पति और बच्ची को इस वक्त हौसले और आत्मविश्वास की जरूरत है, न कि ऐसे कमजोर व्यक्तियों के उल्हानों की। आप हमेशा सच का साथ देते हैं, मगर कुछ दिनों से हमें लग रहा है जैसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खत पढ़कर मगनलाल जी बोले, कितने खुशी के दिन थे वो चंदा, जब हमारे दोनों बेटों की शादियां हुई थी। दोनों बहुएं भी तो रच बस गई थी परिवार में, जहां एक तरफ बड़ी बहू राधा घर की जिम्मेदारियों के प्रति सजग और सुशील, वहीं दूसरी तरफ छोटी बहू आभा चंचल और मिलनसार। पूरे घर में उसके हंसी के ठहाकों की आवाज गूंजती। दोनों बहुओं ने मिलकर ये परिवार एक सूत्र में बांधे रखा था चंदा। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को, जो अब सभी को अलग होना है इस घर से। और मैं क्यों भेदभाव करूंगा मेरी दोनों औलादों में? बड़े बेटे और बहू को हमारे बारे में ऐसा क्यों लग रहा है? चंदा जी बोली, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी नासमझी हो जाती है जिससे हम भेदभाव कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर का कभी बंटवारा हो, क्योंकि घर का बंटवारा मतलब सब कुछ बंट जाना। जब घर का बंटवारा होता है तो वो सिर्फ घर का बंटवारा नहीं होता, वो तो बड़े बुजुर्गों का भी बंटवारा होता है। इतना बोलते बोलते रो पड़ी चंदा जी। मगनलाल जी बोले, बस यही वजह है कि मैं भी बंटवारा नहीं करना चाहता, मगर इस मसले का भी तो कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। और मैं नहीं जानता था कि छोटी बहू आभा इतने तेज स्वभाव की है कि वो इस तरह ताने मारती होगी। चंदा जी बोली, अरे आभा तो हमेशा अपनी माँ से फोन पर चिपकी रहती है। शादी को 5 साल हो गए, मगर घर के काम भी ढंग से नहीं करती आपकी छोटी बहू। और तो और, एक बार जब वो अपनी मम्मी को यहाँ की सारी बातें बता रही थी और मैं वहां कुछ काम से गई थी, तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। और जब मैंने उससे कहा कि बेटा इस तरह अपने घर की बातें अपने मायके में नहीं बताया करते, तो वो उल्टा मुझ पर ही भड़क गई और बोली, आपको शर्म नहीं आती मेरी बातें सुनते हुए? हाँ, मैं मानती हूँ, वैसे आभा के दिल में कोई खोट नहीं, जो भी बात हो मुंह पर बोल देती है, मगर कभी कभी इतना कड़वा बोलती है कि सामने वाला उसे पचा नहीं पाता। मगनलाल जी बोले, मैंने भी तो बिना कुछ जाने राधा और सोमेन पर सारा इल्जाम लगा दिया, जबकि पहले मुझे बात की तह तक जाना चाहिए था। दरवाजे पर खड़ी आभा अपने सास ससुर की ये सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में आकर राज से कहती है, हमारा इस बार का नाटक भी मुझे फेल होता नजर आ रहा है राज। राज बोला, क्यों, क्या हुआ आभा? इतना सब होने के बाद तो पापा हमें अलग करने का निर्णय ले ही रहे होंगे ना? आभा बोली, वो सब तो मुझे नहीं मालूम राज, मगर मैं कल मेरे मायके जा रही हूँ और अब तुम मुझे तभी वापस बुलाना जब हम अलग हो जाएं, समझे? दरअसल आभा और राज संयुक्त परिवार में अब और नहीं रहना चाहते थे। राज 3 महीनों से घर का खर्चा अकेले उठा रहा था, जिस वजह से आभा अपनी जेठानी को बात बात पर टोकती और जेठ जी के एक्सीडेंट की बात को दरकिनार रख अपनी बादशाहियत चलाती। उससे घर के ज्यादा काम भी नहीं होते थे और वो हमेशा फोन पर अपनी मम्मी से अपने ससुराल की बुराई करती रहती। इस बार उसने अपनी जेठानी को इस तरह प्रताड़ित करने की सोच रखी थी कि वो गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाए कि बदनाम जेठानी हो और उसका अलग होने का ख्वाब भी पूरा हो जाए। मगर जब उसने अपने सास ससुर की बातें सुनी तो उसे अपने इरादों पर पानी फिरता नजर आया और वो अगले ही दिन अपनी सास से बोली, मम्मी जी, कल मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली थी, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राधा भाभी सारे झगड़े की जड़ थी, मगर आपने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, आप अपनी फेवरेट बहू राधा भाभी के साथ ही रहिए। इतना बोलकर आभा अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई ताकि घर के कामों से भी बच जाए। दूसरे ही दिन राधा अपने मायके से वापस आ चुकी थी।
चंदा जी ने जब राधा से पूछा कि वो जल्दी क्यों आ गई, तब राधा ने उन्हें बताया कि उसे सोमेन ने फोन पर बताया कि आभा अपने मायके चली गई है और घर के सारे कामों का बोझ आप पर आ गया है और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक है, अब वो मुझसे मिलना चाहती थी बस। चंदा जी सोचने लगी कि अब तक वो राधा के बारे में जो कुछ सोचती थी सही ही सोचती थी। राधा अब भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। आभा ससुराल में झगड़ा करके अपने मायके तो आ गई थी, जहां 1-2 दिन तो सबने उसकी खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन उसने देखा कि उसके पापा उसकी भाभी से बोले, बहू चाय में शक्कर थोड़ी कम है, जरा और डाल देना। आभा की भाभी रश्मि गुस्से में बोली, पापा आपका तो ये रोज का है, कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी सब्जी में तेल ज्यादा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन रोज रोज के झंझटों से, और ऊपर से आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वो अलग। मुझसे नहीं होती हर किसी की खातिरदारी, मुझे अब अलग रहना है। इतने में आभा भी बात में शामिल होते हुए बोली, भाभी लेकिन इतनी सी बात पर आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है? रश्मि बोली, दीदी आप बीच में मत बोलिए, जाइए और चुपचाप अपना घर देखिए। आभा को अपनी भाभी का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा और वो उदास होकर अपने कमरे में चली आई। आभा अपनी माँ सुशीला जी से बोली, माँ भाभी इतनी सी बात पर चिढ़ गई और अलग रहने की बात कर रही है। मुझे भाभी का ये व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सुशीला जी बोली, बेटा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, आजकल सभी लड़कियां संयुक्त परिवार से अलग ही तो रहना चाहती हैं। अब तू अपने आप को ही देख ले, इन 3 महीनों में तुझे तेरे पति का घर में पैसे देना इतना खटक गया कि तू ससुराल से अलग होने के नाम पर यहाँ मायके आकर ही बैठ गई। अब ये देखकर घर में तेरी भाभी पर भी तो तेरा गलत प्रभाव पड़ा ही, और उसे भी अलग रहने की सूझी। मैं तो तुझे फोन पर भी समझाती थी कि ससुराल वालों की बातें यहाँ मायके में मत किया कर। मैंने तो तुझे कभी गलत सलाह भी नहीं दी, मगर आज तेरी इस करतूत पर एक माँ भी बदनाम होगी और सभी सोचते होंगे कि इसकी माँ ने ही इसको गलत पट्टी पढ़ाई होगी। यही फर्क होता है बेटा, जब हम अपनी भाभी को अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, मगर वही व्यवहार जब हम अपने सास ससुर के साथ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। ये सब सुनकर आभा को एकदम से एहसास हुआ कि उसकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगले ही दिन आभा अपने ससुराल पहुंच गई। जब राज ने आभा को अचानक आए देख पूछा कि तुम तो वापस नहीं आने वाली थी। आभा बोली, राज कभी कभी हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है, जिसे कोई ना कोई उतारता जरूर है। बस कुछ यही हुआ मेरे साथ। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी अक्ल ठिकाने आई। कहकर आभा ने अपने सास ससुर जेठ जेठानी सभी से माफी मांगी और सभी वापस प्यार से मिलजुल कर रहने लगी। एक रोज आभा को उसकी माँ सुशीला जी और भाभी रश्मि का फोन आने पर आभा अपने मायके पहुंची। तब बातों बातों में सुशीला जी ने आभा को बताया कि उन्होंने और रश्मि ने मिलकर उस दिन वो सारा नाटक किया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास करवाया जा सके। आभा बोली, थैंक यू माँ और भाभी, आज उसी कारण मेरा संयुक्त परिवार आबाद है। दोस्तों, हर बेटी यही चाहती है कि उसकी भाभी उसके माता पिता को हमेशा खुश रखे और हमेशा उनके साथ रहे, मगर जब वही बेटी किसी घर की बहू बन जाती है तो वो अपने सास ससुर जेठ जेठानी से अलग क्यों होना चाहती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।